तेजस्वी फैक्टर है ना राहुल फैक्टर है। कन्हैया कुमार बेरोजगार नहीं है, कन्हैया कुमार असफल व्यक्ति को अस्पताल चाहिए, वक्फ बोर्ड इलाज कराएगा, उनके बच्चे को तालीम चाहिए, वक्फ बोर्ड उनको तालीम देगा, उनको घर चाहिए, वक्फ बोर्ड उनको घर देगा। को बिहार में कन्हैया कुमार को जानता कौन है? तो बिहार से नहीं, चुनाव भी बिहार से है तो चुनाव लड़ा था, क्या हासिल हुआ था? ये जो इतना बड़ा बदलाव आया है बिल में, उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो ये दिखलाता है कि जनता राहुल गांधी को सुनने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी को सुनने को तैयार नहीं है। 75% की जो पसमानदा समाज की आबादी है वो पूरी तरह से एकजुट है। नीतीश कुमार जी उनके रहनुमा है। राजेश राम मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए कांग्रेस पार्टी से। मुसलमानों की जो है हत्या होती थी, मुसलमानों के साथ जो है बदतर और जुल्म होता था, नीतीश कुमार जी ने दंगा मुक्त बिहार बनाया, बिना विवाद के कब्रिस्तान की घेराबंदी की। तेजस्वी यादव कहते हैं मैं हूंगा, राजेश राम कहते हैं मैं हूंगा। तेजस्वी यादव से मुलाकात भी नहीं होती है। यहाँ को सीरियस नहीं लेगी जनता। अरे कहाँ ले रही है? 20 मिनट में तो राहुल गांधी को बुलाने के बाद 20 मिनट में जनता ने जो है रास्ता दिखाया। मजाक बना रखा आपने। पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को कॉर्पोरेट के हाथों से भेज। राहुल गांधी का क्या अचीवमेंट है? कितने लोगों को आरक्षण मिला? जब आरक्षण मिल रहा था तो इनकी पार्टी जो है विरोध कर रही। इसका सीधा फायदा 75% पसमानदा मुसलमानों को होने वाला है। इसलिए वो काले कौवे काला पट्टा बांध करके जो है कोहराम मचा रहे हैं। और वो 15 साल से जो है सरकार के पैसे से जो है जेएनयू में रह रहा था। कौन? मुस्लिम समाज, जिसकी पहचान नीतीश कुमार जी से है, जिसको नेता नीतीश कुमार जी ने बनाया है, वही नीतीश कुमार जी को आग दिखा रहे हैं कि जो इंसान यतीम का यानी अनाथ का, बेवा का यानी विधवा का, मिस्कीन का यानी गरीब का हक खाएगा, उसके पैसे को खाएगा, गोया वो अपने पेट में सांप और बिच्छू को खा रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। वक्त को लेकर जहां एक तरफ देश की राजनीतिक गर्माहट है, वही दूसरी ओर राहुल गांधी का बिहार आना, यात्रा, कार्यक्रम। जाहिर तौर पर बिहार में चुनाव है और इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मेरे साथ बिहार बीजेपी मीडिया सेल के हेड है दानिश अग्रवाल साहब। एक तरफ जो वक्त को लेकर माहौल बना है बिहार में, राहुल गांधी बिहार आए हैं, क्योंकि उनकी यात्रा पहले से पार्टी का चल रहा था, उसमें शामिल हुए हैं। लगता नहीं कि ये चुनावी साल है और उनकी यात्रा, उनका कार्यक्रम आप लोग पर असर डालेगा, 2025 के चुनाव परिणाम पर असर डालेगा? राहुल गांधी की यात्रा ना चुनाव पे असर डालेगा, ना भारतीय जनता पार्टी एनडीए पर असर डालेगा। अलबत्ता राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस पार्टी पर जरूर असर डालेगा और उनके जो इंडिया अलायंस है उस पर जरूर असर डालेगा। और राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं, वो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को मोक्ष प्राप्त करके ही मानेंगे। और देखिए, राहुल गांधी दिल्ली से चलकर पटना आते हैं, पटना से बेगूसराय जाते हैं और बेगूसराय में 20 मिनट के अंदर उनकी जो यात्रा है वो समाप्त हो जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए, 10-15 मिनट तो आदमी चाय पीने में ही गुजार देता है बात करते हुए, और 20 मिनट में वो दिल्ली से चल करके बेगूसराय आए और पूरी यात्रा 20 मिनट में समाप्त। 24-25 मिनट का कार्यक्रम ही था उनका पहले। यात्रा समाप्त। कौन सी यात्रा थी भैया कि 20 मिनट में समाप्त हो गई? और जो उनको भाषण देना था वो भाषण भी नहीं दिया, पब्लिक को जो है एड्रेस भी नहीं किया। तो ये दिखलाता है कि जनता राहुल गांधी को सुनने को तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी को सुनने को तैयार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय अमित शाह जी आए, बिना बुलाए अपार संख्या में, लाखों की संख्या में जनता गोपालगंज पहुंच गई। क्योंकि अगर आपके पास विजन होगा तो आपको जनता सुनेगी, आपने जनता के लिए कुछ किया होगा तो जनता आपको सुनने आएगी। लेकिन आप सिर्फ जो है निगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे, आप संवैधानिक व्यवस्था का मजाक बनाएंगे, आप भारत की संप्रभुता पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। तो इसलिए राहुल गांधी बिहार में पहले तेजस्वी यादव से बातचीत कर लें। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राजेश राम मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, दलित होना चाहिए, दलित होना चाहिए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो कहते हैं कि जो बिहार में तो मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव कह चुके हैं कि भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि ये सब हवाई सपने हैं। बिहार में कहीं कोई जो है मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी खाली नहीं है। वो कुर्सी जो है एनडीए का ही कोई नेता, और नीतीश कुमार जो 20 साल से काम कर रहे हैं, वो कुर्सी उन्हीं के लिए है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, जनता का स्नेह उनके साथ है, और जनता के लिए 20 वर्षों में उन्होंने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं। तो इसलिए एक तो कहीं यहाँ कोई वैकेंसीज नहीं है। आपस में ये एनडीए जो इंडी गठबंधन है आपस में लड़ रहे हैं कि उम्मीदवार कौन होगा मुख्यमंत्री का। तेजस्वी यादव कहते हैं मैं हूंगा, राजेश राम कहते हैं मैं हूंगा, तेजस्वी यादव से मुलाकात भी नहीं होती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये जो इंडिया अलायंस है ये एक जो है बिखराव का, अलगाव का, और राजनीतिक तौर पर अपनी राजनीतिक जो वजूद है, अपने परिवार की जो राजनीतिक दुकान है उसको बचाने के लिए, और किसी प्रकार से अगर हाथ लग गया तो सत्ता को भोगने के लिए बनाया गया एक जमावड़ा है।
जो आप देखो अलग अलग प्रदेशों के अंदर अलग अलग दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, समन्वय नहीं हो जो पाता। कहते हैं कि हम एक अलायंस है और चुनाव एक दूसरे के विपरीत लड़ते हैं। उसी प्रकार से बिहार के अंदर भी वो जो है वो समन्वय नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ है सत्ता प्राप्ति के लिए। और एक तरफ एनडीए है जो कि जनता के हितों के लिए, जनता के विषयों के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। हमने नीतीश कुमार को लगातार 20 वर्षों से समर्थन दिया, एनडीए का नेता बनाया, क्योंकि बिहार की स्थिति को बदलनी थी, बिहार की छवि को बदलनी थी, बिहार के जनता को जो लालू प्रसाद के शासन काल में पीछे रखा गया था, उस जनता को हमको मुख्य धारा में जोड़ना था और हम उसमें सफल हुए हैं। यही हमारी जो है सबसे बड़ी संतुष्टि है कि हम जनता के कार्यों को करने में सफल हुए हैं। और आगे भी जो चुनाव होगा उसमें ना तेजस्वी फैक्टर है ना राहुल फैक्टर है, उसमें चुनाव सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे होगा, नीतीश कुमार जी का डेवलपमेंट और नरेंद्र मोदी जी का डेवलपमेंट। 2020 का अगर जिक्र कर लें तो जिन रोजगार नौकरी के मुद्दे पर महागठबंधन चुनावी माहौल बनाई और पक्ष में दिखा, तेजस्वी बनते बनते रह गए थे। उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस ने पकड़ा है, कन्हैया कुमार घूम रहे हैं, राहुल गांधी की एंट्री रोजगार नौकरी पलायन के मुद्दों पर। लगता नहीं कि संकट बन सकता? 2020 में दिखा था सर। देखो, कन्हैया कुमार रोजगार यात्रा निकाल रहा है, कन्हैया कुमार बेरोजगार नहीं है, कन्हैया कुमार असफल व्यक्ति है। 3 साल के अंदर लोग पीएचडी करते हैं और वो 15 साल से जो है सरकार के पैसे से जो है जेएनयू में रह रहा था ना। बाकी मेरे परिवार के लोग भी, आपके परिवार के लोग भी 3 साल में पीएचडी करके, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है तो कोई विदेश मंत्रालय में अधिकारी है तो कोई विदेश में पढ़ाई कर रहा है और ये कहता है कि जो रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे तुम असफल हो, असफल व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती है। तो ये तो बेरोजगार व्यक्ति है, असफल व्यक्ति है, इसने कभी चाहा ही नहीं कि 3 साल के अंदर पीएचडी करके जो है कहीं काम करें। ये तो भारत टुकड़े करने की जो है मंशा पाले हुआ है, भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है ये। और इसको बिहार में जानता कौन है? इसको बिहार में कन्हैया कुमार को जानता कौन है? मैं तो बिहार से नहीं, चुनाव भी लड़ा। बिहार से है तो चुनाव लड़ा था, क्या हासिल हुआ था? बिहार से भी चुनाव लड़ा, भाग के चला गया फिर दिल्ली से भी चुनाव लड़ा। तो ऐसे भगौरे लोग जिनकी ना कोई राजनीतिक सुचिता है, ना देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सम्मान और ना ही प्रतिबद्धता है, ऐसे लोगों को जनता नहीं सीरियस लेती। आप समझिए इस बात को। कन्हैया को सीरियस नहीं लेके जनता। अरे कहाँ ले रही है? 20 मिनट में तो राहुल गांधी को बुलाने के बाद 20 मिनट में जनता ने जो है रास्ता दिखा दिया पवेलियन। पसीना तो बाहर है ना, सड़क पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। आपने कहा मेहनत नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं कन्हैया। आपको कन्हैया कुमार बिहार में कब दिखा? बताओ, आपके चैनल पे कब उसका फुटेज दिखा? कब कन्हैया कुमार बिहार में दिखा? चुनाव आया है, दिख रहा है। हाँ, तो चुनाव आया है तो चुनाव में तो सारे मेढक बाहर निकलते हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डेली दिखता होगा, आपको दिख रहा होगा ना। दानिश इकबाल आपको डेली आपको मिल रहा होगा, कभी मुंगेर में दिख रहा होगा, कहीं पटना में दिख रहा होगा, डेली आपसे बात हो रही है। हमारे पार्टी के सभी नेता डेली आपको दिख रहे होंगे। तो वो लोग जो है कोई फैक्टर नहीं है बिहार के अंदर। और देखिए, लगातार इन लोगों ने, राहुल गांधी ने या उनके परिवार ने जब सत्ता मिली, तो आज राहुल गांधी क्यों फेल है? आज राहुल गांधी को जनता सुनने के लिए क्यों नहीं आ रही है? एक तो राहुल गांधी के पास अचीवमेंट क्या है? राहुल गांधी के पास क्या अचीवमेंट है? यही अचीवमेंट है कि एक बुजुर्ग महिला शाहबानो, जो कि भत्ता के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट भत्ता देता है। और राजीव गांधी की सरकार जो है ये काले कौवे के जो है प्रेशर में आकर के तुष्टीकरण करा जाते हैं और जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। कभी जनता माफ करेगी क्या? राहुल गांधी का क्या अचीवमेंट है? कितने लोगों को आरक्षण मिला? जब आरक्षण मिल रहा था तो इनकी पार्टी जो है विरोध कर रही थी। तो इसलिए राहुल गांधी की मम्मी 10-20 साल से सुप्रीमो थी, 10 साल जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, देश को जो है बंटाधार कर दिया, भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया। तो जनता सब जानती है, जनता सब देखती है। और अब तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक तौर पर मोक्ष करके ही मानेंगे। एक अंतिम सवाल दानिश इकबाल साहब ले लेंगे, क्योंकि वक्फ को लेकर जो माहौल इन दिनों बिहार और देश की राजनीति में बना है, आमतौर पे कहा जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार, खासतौर पे जो उनके सहयोगी पार्टनर हैं, चाहे वो चिराग हो, नीतीश हो, चंद्रबाबू नायडू हो, इनके लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। सवाल मेरा यही है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि बस पसमंदा मुसलमान की जो बड़ी आबादी है उनको इससे फायदा होगा, तो आखिर समझा क्यों नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गवर्नमेंट? और अगर कोई प्लान है तो कैसे समझाएंगे आप लोगों के बीच जाकर मुसलमानों को, जो नाराजगी कैसे खत्म करेंगे? देखो ना, संकट जो है एनडीए के घटक दलों के ऊपर है। हाँ, इन लोगों ने जो है जरूर घेराबंदी करने की कोशिश की थी, प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की थी चंद्रबाबू नायडू के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, लेकिन एनडीए इतना मजबूत था
एक साथ इस बिल को लेकर के था, क्योंकि प्रतिबद्धता हमारी जो है वो गरीब है, प्रतिबद्धता जो हमारी है वो पिछले पायदान पर जो लोग खड़े उनके लिए है, और उसके लिए पूरा एनडीए एक साथ इस बिल में खड़ा रहा और बिल को पास कराया। तो कोई संकट नहीं है। अब जो आप लोग बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं, मुस्लिम समाज के लोग जो हैं, इनसे जो है दूर जा रहे हैं। कौन मुस्लिम समाज? जिसकी पहचान नीतीश कुमार जी से है, जिसको नेता नीतीश कुमार जी ने बनाया है, वही नीतीश कुमार जी को आग दिखा रहे हैं। अरे आपकी हैसियत क्या है मुस्लिम समाज के अंदर? जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं उनकी हैसियत क्या है? उनको जानता कौन था? वो तो इस्तीफा दिया, मौका ऐसा था, आप लोग चले गए माइक लेके, उसको जानने लगा भैया फलाना आदमी है, फलाना आदमी है, फलाना आदमी है। इससे पहले कौन जानता था उनको? स्पष्ट रहिए। 75% की जो पसमानदा समाज की आबादी है वो पूरी तरह से एकजुट है। नीतीश कुमार जी उनके रहनुमा हैं, और नीतीश कुमार जी ने साबित किया है दंगा मुक्त बिहार बना करके। लालू प्रसाद के शासनकाल में मुसलमानों को मारा जाता था, मुसलमानों की जो है हत्या होती थी, मुसलमानों के साथ जो है बदतर और जुल्म होता था। नीतीश कुमार जी ने दंगा मुक्त बिहार बनाया, बिना विवाद के कब्रिस्तान की घेराबंदी की। अनेकों ऐसे योजनाएं हैं जो मुस्लिम समाज को फायदा पहुंचाती है। अंजुमन इस्लामिया बनाया, मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, खुदाबख्श लाइब्रेरी को जो है सही करवाया, मुस्लिम बच्चियों के लिए जो है वजीफा बनवाया दिया, हज भवन का निर्माण किया। हर वो सुविधा जो हो सकती थी एक सरकार के माध्यम से वो नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। और देखिए ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कानून का रूप लिया है, इसका सीधा फायदा 75% पसमानदा मुसलमानों को होने वाला है। इसलिए वो काले कौवे काला पट्टा बांध करके जो है कोहराम मचा रहे थे, क्योंकि उनकी दलाली की दुकानें बंद हो गई, उनकी जो राजनीतिक वर्चस्व था, उनकी जो मंशा थी पसमानदा समाज को गुलाम बनाने की, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब ये 20,000 करोड़ रुपया सालाना आय आएगी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी आय को और बढ़ाया जा सके, और बढ़ाने के बाद क्या इस आय से हम पटना के अंदर गरीब, पसमानदा, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लिए अस्पताल नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बन सकता है। क्या हम एजुकेशन सिस्टम खड़ा नहीं कर सकते क्या गरीब मुसलमानों के बच्चों के लिए? क्या हम गरीब बच्चों, गरीब परिवारों को जो है उनके सर पर छत नहीं दे सकते क्या? सब कुछ देंगे। ये जो इतना बड़ा बदलाव आया है बिल में, उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, पारदर्शिता क्योंकि पूरी ये रहेगी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है। जिस प्रकार से इस जेपीसी कमेटी देश के कोने कोने में मुसलमान समाज के लोगों से, अलग अलग लोगों से उस पर व्यूज लिया, उस पर उनकी राय शुमारी की, उसी प्रकार से जब वक्फ बोर्ड का निर्माण होगा इस कानून बनने के बाद, और जब इसकी पैसे आएंगे, इनकम आएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, उसका सारा का सारा ऑनलाइन पोर्टल पे हिसाब किताब दिखाया जाएगा, तब भी हम लोगों के पास जाएंगे और सुझाव मांगेंगे कि बताइए कैसे हम इसकी जो है मैनेज किया जाए, कैसे इसको जो है हम फायदा पहुंचा सके गरीबों तक। और क्या हम इसके लिए जो गरीब मुसलमान है, दलित मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, उनका जो है उनके लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से एक कार्ड नहीं बना सकते क्या, कि वक्फ बोर्ड की तरफ से ये दलित मुसलमानों का कार्ड है, और वक्फ बोर्ड के जो भी पैसे हैं उन पे उनका अधिकार है। उनको अस्पताल चाहिए, वक्फ बोर्ड इलाज कराएगा, उनके बच्चे को तालीम चाहिए, वक्फ बोर्ड उनको तालीम देगा, उनको घर चाहिए, वक्फ बोर्ड उनको घर देगा। कार्ड लेकर के आइए, गरीब मुसलमान का, दलित मुसलमान का, पिछड़े मुसलमान का, पसमानदा मुसलमान का, और वक्फ बोर्ड के पैसे से आप फायदा पहुंचिए, क्योंकि ये आपका है। ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है आपको देकर के। सरकार सिर्फ ये कर रही है कि लूटने वाले को कि दुकानों में ताला लगा रही है और डायरेक्ट आप तक आपका फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि आपका इस पे हक है। इतनी सी बात है, आप समझ जाइए। और पूरे देश के अंदर मुसलमानों में एक मैसेज गया है कि 70 वर्षों से वक्फ बोर्ड का एक पैसा एक भी गरीब मुसलमानों के हक तक नहीं पहुंचा। आप बताइए, मुख्तार अंसारी शाही ईदगाह का 4 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन को जो हड़प कर गया। हैदराबाद के अंदर वक्फ संख्या 1350 असदुद्दीन ओवैसी का खास अब्दुल दस्तगीर JW मैरिट होटल को वो जमीन बेच देता है। मजाक बना रखा आपने। पूरे देश के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को कॉर्पोरेट के हाथों से भेज दिया। पटना में कई बड़े प्रॉपर्टीज है पटना के अंदर। और तो और जो मुतवल्ली होता था, जो अध्यक्ष होता था, सब जाएंगे। ऐसा मत समझिए कि जो एनडीए के सरकार में जो आपके गठबंधन के सहयोगी वही मैं कह रहा हूं, उन सबको होशियार हो जाइए। ये मत सोचिए कि एनडीए के सरकार में हम बने थे मुतवल्ली और अध्यक्ष तो हम बच जाएंगे। सबकी जांच होगी, एक एक व्यक्ति की जांच होगी, और सारे पैसे खोद के जमीन से निकाले जाएंगे, जिसने भी जमीन में गाड़ के पैसे रखे होंगे। अरे आप क्या थे, 1000 करोड़ की संपत्ति हो गई, बड़े बड़े आलिशान घर बना लिया आपने वक्फ बोर्ड के पैसे से।
इस्लाम में कहा गया है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जो इंसान यतीम का यानी अनाथ का, बेवा का यानी विधवा का, मिस्कीन का यानी गरीब का हक खाएगा, उसके पैसे को खाएगा, गोया वो अपने पेट में सांप और बिच्छू को खा रहा है। तो ये सांप और बिच्छू को खाने वाले लोग वक्फ बोर्ड के पैसे को लूट करके सबका हिसाब होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, कोई बचने वाला नहीं है। चलिए, कोई बचने वाला नहीं है। और आमतौर पे इस बात की चर्चा भी हो रही है कि जब नया बोर्ड का गठन किया जाएगा तो पूरी पारदर्शिता होगी, कोई बचेगा नहीं, चाहे वो किसी दल से ताल्लुक उस व्यक्ति का होगा। अगर बोर्ड का अध्यक्ष रहा तो उसकी जांच होगी कि भाई आपके पास संपत्ति आई, आपके कार्यकाल में क्या काम हुए, किस प्रॉपर्टी पर किस तरीके से कालाबाजारी की गई, तमाम चीजों की, चूंकि आमतौर पर इस बात की चर्चा भी हो रही है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।